हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब जैसा कि इस चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा कैसे होती है, और बच्चों की शिक्षा और देखभाल जो शुरुआती होती है उसका क्या महत्व है, वो क्यों ज़रूरी है, बच्चे कैसे खेलते हैं और सीखते हैं, और क्या इसके लिए हमें आवश्यक जानकारी और कौशल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्म से 8 वर्ष तक के आयु काल को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 8 साल तक उसका अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था वाला समय होता है। तो ये सबसे अनूठी अवस्था होती है वो इसीलिए क्योंकि जो जीवन निर्माण है व्यक्ति का, उसका प्रथम धरातल ही उसकी प्रारंभिक बाल्यकाल होता है। यानी इस अवस्था में बच्चा जो होता है, जब सबसे छोटा होता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है जब वो पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता रहता है तो अपने आसपास के वातावरण, समाज, भाई बहन, माता पिता, उन सब से कोई ना कुछ सीख लेकर के ही आगे बढ़ता है, और उसी समय जो उसे अच्छी देखभाल, अच्छी देख रेख और अनुभव प्राप्त होंगे, वो उसी के अनुसार उसके आगे के भविष्य को भी, आगे की गतिविधियों को भी और उसके कौशल को भी प्रभावित करेंगे। तो अगर हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब देखो, हमने इससे पहले आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि छोटे बच्चे ही छोटी उम्र से ही शुरू कर देते हैं सीखना। अपने माता पिता के साथ जो उनका प्राथमिक पाठशाला होती है वहाँ से वो कुछ कई नई चीज़ें सीखते हैं, अन्य सदस्यों को पहचानने लगते हैं। बच्चा जो है वो डिफरेंशिएट यानी पहचानने लगता है कि कौन मेरे अपने हैं, मेरा अपना परिवार है, और कौन बाहर का है, कौन दूसरा है। धीरे धीरे वो अपरिचित, जो उसके अपरिचित हैं उनसे भी अलग अंतर करना सीख जाता है, और 8 से 12 माह की आयु के दौरान वो अनजान व्यक्ति को देख कर के रोने लगता है। आपने देखा है बच्चे दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, उनके पास नहीं जाते। तो वो ये जो अंतर करना सीख जाता है कि कौन मेरे अपने घर के हैं और कौन बाहर का है। ये उसका एक तरीके का भावनात्मक प्रदर्शन है जो उसको ये बताता है, उसको पता चलता है कि वो किसको किस तरीके से पहचानता है, किस सदस्य को। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि बच्चे अपनी माँ से अधिक लगाव रखते हैं, और इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि उनकी माँ उनकी सबसे ज़्यादा देखभाल करती है और हमेशा उनके साथ रहती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। तो बच्चे का एक अटैचमेंट हो जाता है, एक लगाव हो जाता है माँ के साथ, तो वो अपनी माँ को जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मानने लगता है। इसी तरीके से क्या होता है कि आपने देखा होगा जिन घरों में माँ अक्सर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चा अपनी माँ के साथ समय व्यतीत करता है, तो वो अपनी माँ के साथ ही ज़्यादा रहता है, और जहाँ जहाँ माँ जाती है वहाँ जाता है। अगर अपनी माँ को नहीं देखता है तो वो रोने लगता है। लेकिन जब बच्चे जैसे जैसे आपने देखा बढ़ते हैं, वो अपने समाज में सामाजिक गतिविधियों में देखते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो ये सारी आदतें छोड़ देते हैं। यानी वो उनके अंदर एक सामाजिक विकास हो जाता है, और वो जान जाते हैं कि हमारा संबंध समाज में अन्य व्यक्तियों या अन्य सदस्यों से भी है। तो ये उसका धीरे धीरे जो है विकास होता है। अब हम देखें तो माँ के, जब आपने देखा है कि बच्चा अगर अपनी माँ के साथ या अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठा है तो वो सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ चली जाएगी वहाँ पर से, या कोई चला जाएगा, तो वो उसे ढूंढने लगता है और रोने लगता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि अभी मेरी माँ यहाँ पे नहीं है ना। तो किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने को हम वस्तु का स्थायित्व या वस्तु की स्थिरता कहते हैं। यानी उसके दिमाग में अभी भी ये चीज़ है कि नहीं, मेरी माँ है अभी, और वो कहाँ गई है, वो उसे ढूंढने लगता है। तो ये एक उसके अंदर उसे ना भूलने की जो अस्तित्व है, उसी को हम वस्तु का स्थायित्व कहते हैं, यानी वस्तु की स्थिरता कहते हैं। यानी वो जानता है कि वो वस्तु अभी है या वो व्यक्ति अभी है, लेकिन वो अभी मेरे सामने नहीं है। तो बच्चा ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना यानी उनमें अंतर बताना शुरू कर देता है।
अगर हम देखें तो बच्चे को देखभालकर्ता की अनुपस्थिति का एहसास हो जाता है और शारीरिक विकास के कारण जो बच्चा तेज़ी से बढ़ता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, चीज़ें पकड़ना सीखता है, शारीरिक संतुलन करना सीख जाता है और कुछ समय बाद बच्चा अपने आप ही ये बताने लगता है कि अब मुझे पॉटी जाना है, अब मुझे टॉयलेट जाना है। तो ये आप चीज़ें अगर समझें तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं मालूम होता, वो पूरी तरीके से अपने माँ के ऊपर या जो उसकी देखभाल करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन धीरे 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 जब वो बढ़ता है, उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो वो ये सारी चीज़ों को देखने में, करने में सक्षम हो जाता है। आजकल ही आपने देखा होगा बच्चे कुछ वर्षों तक केवल अपने पारिवारिक वातावरण में ही पलते हैं। कुछ मामलों में जहाँ माँ बाप नौकरी करते हैं या नियमित रूप से घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यानी आपने देखा होगा कई ऐसे माँ बाप होते हैं बच्चों की जो दोनों नौकरी करते हैं तो उनका बाहर जाना ज़रूरी होता है, तो वो ऐसे में एक अन्य व्यक्ति को उसकी देखभाल करने के लिए रखते हैं, जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। यानी माता अथवा पिता की अनुपस्थिति में जो बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करते हैं, वो देख रेख जो है वैकल्पिक देख रेख कहलाती है। यानी जो माता पिता करते हैं वो नहीं, माता पिता के अलावा उनकी अनुपस्थिति में मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उनकी देखभाल करना है उसको वैकल्पिक देख रेख कहते हैं। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे, मैं सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको समझाऊँ, आपने देखा होगा टीवी पे देखते हो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस बच्चा है, मैं उसका एग्जांपल देती हूँ, तैमूर अली खान। आपने देखा होगा करीना कपूर खान जो है वो एक वर्किंग है, वो काम करती हैं, जॉब पे जाती हैं, अपनी शूटिंग पे जाती हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक नैनी रखी हुई है, हम उसे नैनी कहते हैं ना। तो वो जो नैनी जो उनकी अनुपस्थिति में उसकी देखभाल करती है, वो नैनी बल्कि क्या करती है, वो वैकल्पिक देख रेख ही है। यानी वो उसकी माँ की और पिता की अनुपस्थिति में जो उसकी देख रेख करी वो वैकल्पिक देख रही है। यानी उन्होंने किसी अन्य को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप उस बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे, उसे खाना खिलाएंगे, उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो वो क्या है, एक वैकल्पिक देख रेख है। ठीक है, तो बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की सुविधा घर में भाई बहन व संबंधियों व घर से बाहर क्रैच या डे केयर केंद्र द्वारा दोनों जगहों से प्राप्त हो सकती है। अब अगर आप देखें, हमने यानी आपने देखा होगा कि जो दादा दादी हैं या सगे संबंधी चाचा चाची नाना नानी कोई भी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, वो भी एक वैकल्पिक देख रेख ही है। इसके अलावा आपने देखा होगा बाहर कई सारे क्रैश होते हैं, छोटे छोटे प्ले स्कूल होते हैं, डे केयर सेंटर होते हैं, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है कई बच्चों की देखभाल करते हैं। वहाँ पे सभी जो मम्मी पापा जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और वो वहाँ पे दिन भर उनकी देखभाल करते हैं, और जब माँ बाप आते हैं वापस तो उनको अपने साथ ले जा लेते हैं। तो ये एक तरीके का स्कूल है, जो डे केयर सेंटर है या क्रैश है छोटा, वहाँ बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनका खाना पीना, उनकी देख रेख, उनको खिलाना और उनको सुलाना। तो ये जो है डे केयर और जो क्रैश हैं, ये भी एग्जाम्पल हैं, ये भी एक उदाहरण है वैकल्पिक देख रेख का। तो भारत में हमने देखा पारंपरिक रूप से बच्चे की वैकल्पिक देखभाल की जिम्मेदारी परिवार की ही किसी महिला पर होती है, जो स्थायी रूप से परिवार के साथ रहती है। और अगर संयुक्त परिवार है तो वहाँ पे कोई अन्य महिला देखभाल कर सकती है, जैसे दादी है, चाची है, नानी है। तो ठीक है, इंडियन फैमिलीज़ में यानी हमारी परिवार में आपने देखा होगा अक्सर जो है घर का ही कोई सदस्य देखभाल करता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे संयुक्त परिवारों का चलन कम हो रहा है तो संस्थागत शिशु देखभाल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यानी जो डे केयर और जो क्रैच हैं वो संस्थागत देखभाल के उदाहरण हैं। तो इसीलिए किसी अनौपचारिक परिवार देखभाल की व्यवस्था भी की जाती है, जैसे कोई आस पड़ोस की महिला है घर में अपने व्यवसाय के रूप में डे केयर या फिर शिशु केंद्र चलाती है, क्रैश जिसे हम कहते हैं, जहाँ वो बच्चों की देखभाल करती है। तो ये भी यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की देखभाल के लिए वो फ़ीस लेती हैं या जो फ़ीस लेती हैं, और आजकल तकनीक के बेहतरीन विकास और इस्तेमाल के अनेक तरीके होने के कारण शिशु केंद्र को प्राथमिक देखभालकर्ता के सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता है, परंतु फिर भी इन्हें बच्चों के सीखने और विकास की
बेहतरी के लिए आवश्यक अनुभव के रूप में नहीं देखा जाता है। हाँ, तो बच्चों एनसीईआरटी में एक 2005 का आर्टिकल है या रूपरेखा है, उसमें हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी छोटे बच्चों की देखभाल की एवं शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे का समग्र विकास हो, जिससे भी वो अपनी क्षमता को पहचान सकें। दूसरा, औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी हो सके। महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान हों। तो आप देखें ये 3 उद्देश्य जो है वो एनसीईआरटी के जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 का लेख है उसमें दिया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का उद्देश्य ही ये होना चाहिए कि बच्चों का विकास हो, उन्हें औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार रहें बच्चे, और उनको जो महिलाएं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान हों। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो कौन सी एज है, यानी जन्म से लेके 8 साल तक की अवस्था को हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा था। तो अब हम इसी अवस्था को 2 हिस्सों में बांट देंगे, यानी जन्म से लेकर 3 वर्ष तक और 3 से 8 वर्ष तक। अब आप देखें तो आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे पहले है शैशवावस्था, यानी जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं, ये कब तक होती है। शैशवावस्था से आप समझ सकते हैं ये निकला है शिशु अवस्था से, यानी एक शिशु जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 1 वर्ष की, या कुछ लोग वैज्ञानिक इसे 2 वर्ष तक का कहते हैं, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु है इस अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। और हम जानते हैं कि 2 साल तक का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो अपनी ज़रूरतों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर करता है, और अगर माँ बाप नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो अन्य व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है वो वैकल्पिक देखरेख कहलाती है। तो वो वैकल्पिक देखरेख या तो घर के कोई सदस्य कर सकते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसे उसके लिए वेतन दिया जा सकता है। कई लोग हम देखते हैं नैनी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो नैनी रखते हैं या कोई देखभाल करने वाली अन्य महिला रखते हैं जिसको वो वेतन देते हैं और वो उसकी देखभाल करती है, वो ही वैकल्पिक देखभाल है। तो अगर हम अब जानें कि 2 चीज़ें हमने इससे पहले भी पढ़ी, शिशु केंद्र या क्रैश क्या होते हैं और दूसरा डे केयर सेंटर क्या होते हैं। तो अगर आप नाम से जान जाएंगे शिशु केंद्र यानी शिशु केंद्र, यानी यहाँ पे इस केंद्र में क्या है, छोटे बच्चे, ये एक ऐसी संस्था है, एक संस्थागत व्यवस्था है जहाँ पे जो बच्चों की घर में देखभाल करते हैं उनकी अनुपस्थिति में देखभाल की जाती हो। यानी घर से बाहर, घर पे तो माँ बाप या तो देखभाल करेंगे या कोई अन्य व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर कोई भी व्यवस्था आपके पास नहीं है घर पे तो आप बच्चे को क्रैश में डाल दो। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं क्रैश में डाल देंगे, डे केयर में डाल देंगे, तो वो इसीलिए कि घर में देखभाल नहीं हो सकती, तो घर से बाहर देखभाल के लिए आपको क्या विकल्प है आपके पास। तो घर से बाहर अगर आप देखें तो ये जो संस्था या केंद्र होते हैं ये छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं। जो शिशु हैं, बच्चे जन्म से लेके छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की जब अनुपस्थिति है तो उनकी जो वैकल्पिक देखभाल के लिए ये संस्था विशेष रूप से बनाई जाती हैं। डे केयर सेंटर भी कुछ इसी तरीके का होता है। डे केयर सेंटर में भी आप देखेंगे तो शिशु और छोटे बच्चों की ही देखभाल होती है, लेकिन आप नाम से जान रहे हैं डे केयर सेंटर, यानी दिन में उनकी देखभाल की जाती है। तो ये भी छोटे बच्चों के लिए, यानी जो स्कूल जाने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं उनकी और शिशुओं की देखभाल की जाती है। अब देखो हमने वर्ड सुना है, मैं आपको बताती हूँ टॉडलर। टॉडलर क्या होता है, जब 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको हम टॉडलर कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि जब बच्चे देखो जब चलना शुरू करता है तो आपने देखा होगा बच्चे बहुत उछलते हैं, बहुत दौड़ते हैं, इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं, है ना, तो वो बहुत उछलते रहते हैं। तो इसीलिए आप देखो इसमें लिखा हो बहुत फुदकते रहते हैं, तो इसीलिए इसी शब्द से इनका नाम बना है टॉडलर। तो हम उन बच्चों को टॉडलर कहते हैं, यानी 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे। तो अगर हम इनकी डे केयर सेंटर और क्रैश की बात करें तो यहाँ पे बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे खाना पीना, देखभाल, उनका टॉयलेट वगैरह की आदतें वो बच्चे वहाँ सीखते हैं, लैंग्वेज यानी भाषा सीखते हैं, सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरों को समझने लगते हैं अपने साथियों के साथ, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ। और वहाँ पे उनके लिए विशेष रूप से उन्हीं की उम्र के अनुसार खेल कूद वगैरह होता है, बहुत सारे खिलौने होते हैं, तो वो उनके साथ साथ जो है उनका बहुत अच्छा विकास होता है।
तो अगर हम कहें पूर्व स्कूलगामी को ही हम प्री स्कूल कहते हैं, यानी स्कूल जाने से पहले। और विद्यालय पूर्व भी हम शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ये प्री स्कूल बच्चे हैं जो 1 से 6 वर्ष की आयु के, ये बच्चे जो हैं जिनको हम टॉडलर भी कह सकते हैं। तो ये जो टॉडलर बच्चे हैं ये क्या करते हैं, इस जो क्रैश और डे केयर सेंटर है उन बच्चों को इस तरीके से उनको वहाँ देखभाल मिलती है कि वो बच्चा आगे स्कूल में जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए और बहुत वो अच्छा इस तरीके से उसी एडजस्ट हो जाए उसी में। तो अगर आप देखो तो 1 से 6 साल का बच्चा जो होता है वो ऐसे वातावरण में रहने के लिए यानी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे घर से बाहर जाने की ज़िद करते हैं, घूमने की ज़िद करते हैं, यानी उन्हें घर से बाहर जाना घूमना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो बच्चा बाहर के वातावरण के लिए तैयार हो चुका है। तो इसीलिए हम उन्हें इस टाइम पे प्री स्कूल या पूर्व स्कूल गामी भी कहते हैं और टॉडलर भी कहते हैं। तो अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे या एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मॉन्टेसरी स्कूल। अब ये मॉन्टेसरी स्कूल क्या है? देखो, सबसे पहले ये मॉन्टेसरी स्कूल की जो शुरुआत है वो मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो है सबसे पहले कुछ सिद्धांत बनाए थे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए, और वो ही सिद्धांत जो हैं इन स्कूलों में सिखाए जाते हैं जिनको मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं। बेसिकली ये एक बच्चे को औपचारिक स्कूल में भेजने से पहले, यानी किसी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले, उन छोटे बच्चों को इन स्कूलों में भेजा जाता है ताकि वो वहाँ जाके उन शिक्षा के जो सिद्धांत जो मारिया मॉन्टेसरी ने बनाए हैं उन पे उनको फॉलो करें और वहाँ से वो जो है अच्छी तरीके से सीखें, समझें और आगे जा कर के ताकि वो क्या करें, उनको स्कूल जाने में जो औपचारिक स्कूल होता है जब उनका स्कूल में एडमिशन हो तो कोई परेशानी ना हो, वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीख लें। और आपने देखा है आंगनबाड़ी जो होते हैं आईसीडीएस को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या हम इसे कहते हैं हिंदी में समेकित बाल विकास सेवाएं। तो जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं इसके अंतर्गत ही जो है आंगनबाड़ी आती है। आपने सुना होगा जो आंगनबाड़ी है वहाँ आप देखोगे छोटे बच्चे जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका सरकार की तरफ से स्कूल होते हैं, प्री स्कूल होते हैं जिनमें छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले आप जो कई माँ बाप हैं वो उनको वहाँ भेज सकते हैं आंगनबाड़ी में। वहाँ पे भी टीचर्स होते हैं जो उनकी वैकल्पिक देखरेख करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, और वहाँ पे उन्हें काफ़ी सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये एक सरकार द्वारा जो है इस समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बच्चों की शैक्षिक और देखभाल की व्यवस्था के क्या सिद्धांत होने चाहिए, यानी कौन कौन से सिद्धांत हमें अपनाने चाहिए जो कि बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए ज़रूरी हैं। तो इनमें सबसे पहले इन सिद्धांतों के पालन के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है देखभाल क्या होती है, क्योंकि देखभाल ही इनका मेन सिद्धांत है। तो देखभाल क्या होती है? देखभाल का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि आपके सामने बच्चा बैठा है और आप उसे देख रहे हैं, ये देखभाल नहीं है। तो देखभाल क्या है? बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्व और सुरक्षित परिवेश, यानी ऐसी जगह देखरेख के जो लायक हो, देखरेख पूर्व हो, सुरक्षित हो, जहाँ पे उनके एक तो स्वास्थ्य यानी उनकी हेल्थ, उनकी साफ़ सफाई जो उनकी हाइजीन है, और पोषण यानी न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान दिया जाए, यानी उनके हेल्थ से लेके उनको कोई बीमारी ना हो, उनके आसपास सब कुछ साफ़ सफाई हो, उनके कपड़े साफ़ हों, उनका खाना पीना साफ़ हो, आसपास सफाई हो, सब कुछ अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो। और तीसरा जो है उनका पोषण, यानी कि उनको अच्छा भोजन दिया जाए, इन सब से है। यानी माँ बाप जब बच्चे का ध्यान रखते हैं तो वो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि स्वास्थ्य, साफ़ सफाई और पोषण। अगर कोई अन्य सदस्य है, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, या कोई वैकल्पिक देखरेख में जो भी आपने अन्य व्यक्ति रखा है जिसको आप वेतन देते हैं, नैनी वगैरह, वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। ये नहीं कि बच्चा है और आपको उसे केवल देखना है, नहीं, बल्कि देख रेख में उसका स्वास्थ्य भी आएगा। उसको कोई बीमारी है तो आपको उसकी देखभाल भी करनी है, साफ़ सफाई भी रखनी है, बच्चे को नहलाना धुलाना, उसकी केयर, सारे उसके कपड़े साफ़ हों, ये सारी चीज़ें।
और पोषण यानी उन्हें अच्छा भोजन मिले, उन्हें समय समय पर भोजन मिले, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर आती हैं। तो देखभाल का अर्थ है बच्चों की देखरेख, पूर्व और सुरक्षित परिवेश जहाँ उनके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण, इन तीनों चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जाए। अब आप देखो तो ये सारी चीज़ें यानी देखभाल जो है वो बच्चों के औपचारिक विद्यालय जाने से पूर्व जो देखभाल है वो बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा जो है वो उन्हें विद्यालय के परिक्षेप में या परिवेश में ढालने में सहायता करती हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा अर्जित करना सुरक्षित कराती हैं। कैसे? देखो, अगर विद्यालय जाने से पूर्व बच्चे की देखभाल अच्छे से की गई है, उसके स्वास्थ्य का, साफ सफाई और पोषण का ध्यान दिया गया है, तो बच्चे को आगे जो विद्यालय में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसका बेहतर तरीके से विकास होगा। लेकिन अगर बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं हुई है, उसके साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो उसे कोई अन्य बीमारी हो सकती है। जैसे अगर गंदा पानी, गंदा खाना खाए, उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। साफ सफाई में अगर बच्चा नहीं रहता तो उसे कोई अन्य खाद्य संक्रमित रोग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बाद में उसके विद्यालय जाने के वर्षों में उसको अफेक्ट करेगी। यानी अगर वो बीमार है, वो आगे स्कूल नहीं जा पाएगा, वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो देखभाल है इन तीनों साफ सफाई, स्वास्थ्य और पोषण के बेसिस पे वो जो है आपका अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इस दूसरा सिद्धांत है कि इस आयु वर्ग के बच्चों का अपने आसपास की चीज़ों, वातावरण को समझने का बहुत अलग व्यवहार होता है। वो दुनिया की समझने का जो उनका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही अलग होता है। घटनाओं को अपने तरीके से समझने के लिए उन्हें अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है और उनकी आयु तथा संस्कृति, परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे एक बाल मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसे समझाने के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाएं दी उनके ज्ञानात्मक विकास की, कि बच्चों में ज्ञान का विकास अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है। हमने ये 11वीं कक्षा में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे की जो थ्योरी थी, जो उसने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताया था। तो सभी बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है, बच्चों को सिखाने के लिए उनकी समझ एवं आयु के अनुसार अनुभव देने चाहिए। अब इससे क्या मतलब है, जैसे 2 साल का बच्चा है, वो जैसे 1 साल का बच्चा है, वो चलना नहीं जानता, तो आप उसको कोई ऐसा खेल दे रहे हैं जिसमें आप उसको कह रहे हैं कि आप चलो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके ज्ञान के विकास के लिए आपको उसकी आयु के अनुसार ही उसे अनुभव देना चाहिए। यानी वो कोई बैठने वाला गेम खेलेगा। वहीं अगर कोई बड़ा बच्चा है जो 2 साल का है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसे साइकिल दे देते हैं, तो क्या 2 साल का बच्चा बड़ी बच्ची वाली साइकिल चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। तो यानी हमें उनके ज्ञानात्मक विकास के लिए उनके अनुरूप ही, उनके अनुभव के अनुरूप ही सामान देना चाहिए, ताकि उनकी क्या हो, ज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से हो। जैसे कोई बुक है, अब 1st क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 10th क्लास की बुक तो नहीं पढ़ सकता, वो 10th क्लास की बच्चा ही पढ़ेगा। तो यानी उसको हमें उनके अनुभव के अनुसार ही, आयु के अनुसार ही जो है अनुभव देनी चाहिए। और उदाहरण के लिए आप देखो, इसमें दिया हुआ है कि बच्चों का जो है, किसी भी बच्चे पर, जिस बच्चा जब सीखते समय विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों, मूल्यों जैसे अमूर्त विषयों में अंतर नहीं समझ पाता है, तो जिस भी संस्था में उन्हें कोई अनौपचारिक, भले स्कूल में उसे कोई शिक्षा दी जा रही है, तो वो उनके परिचित परिवेश के अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे गांव वाले इलाकों में जहाँ खेत, मिट्टी, बारिश से संबंधित कविताएं अगर आप बच्चे को सुनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। जबकि आप अगर उसे क्रिसमस की, हैलोवीन की कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे तो उसके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी उसका जो परिवेश है वो उससे संबंधित चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखेगा, बजाय कि आप उसको कोई अन्य चीज़ सिखाएं। तो यानी हमने पहला सिद्धांत में पढ़ा उनकी देखभाल के बारे में, दूसरे सिद्धांत में हमने पढ़ा है उनके परिवेश यानी उनके वातावरण, अनुकूल परिवेश के बारे में। यानी बच्चों के विकास के लिए हमें उन्हें अनुकूल परिवेश ही देना चाहिए। अब तीसरा सिद्धांत है
कि किसी भी डे केयर या क्रैच को अपने आसपास के क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या वहाँ रह रहे लोगों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर को समझने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ आने वाले बच्चों के परिवार की आवश्यकताओं एवं डे केयर या क्रैच की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर सकें। वैसे तो ये बात सभी आयु वर्गों पर लागू नहीं होती, परंतु छोटे बच्चों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं और विभिन्न वास्तविकताओं के बारे में उस तरीके से अंतर नहीं कर सकते जिस प्रकार से बड़े बच्चे और वयस्क कर सकते हैं। यानी अगर किसी क्षेत्र में कोई डे केयर या क्रैच है तो उसे वहाँ के आसपास के अनुसार, वहाँ रहे लोगों की शिक्षा और सामाजिक स्तर के अनुसार ही, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही काम करना चाहिए, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उसे अच्छी तरीके से समझ सकें और वहाँ पे जो रह रहे लोग हैं वो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्तर के अनुसार हो। तो जो वहाँ के बच्चे जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, वो वहाँ अच्छी तरीके से रह सकें। तो हम ये 3 सिद्धांत समझे हैं। सबसे पहले देखभाल, दूसरा अनुकूल परिवेश और तीसरा जो डे केयर या क्रैच हैं उनके वहाँ रह रहे उनके आसपास के क्षेत्र के जितने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हैं, ठीक है। तो उनकी आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना है, जो आसपास के परिवार या लोग हैं जहाँ से बच्चे उनके डे केयर या क्रैच में आएंगे। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि क्या क्या जो सिद्धांत थे। अब 2005 में एनसीईआरटी ने जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रकाशन निकाला था। उनमें कुछ सिद्धांत हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले, सीखने का आधार खेल हो, यानी बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी एक जन्म से 8 साल की जो अवस्था है उनमें किस तरीके से सीखते हैं, खेल के तरीके से सीखते हैं। यानी अगर आप बच्चों को कोई खेल खिलाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो इसीलिए उनका एक सिद्धांत है कि सीखने का आधार हमेशा खेल हो। दूसरा, सीखने का आधार कला हो, यानी अगर वो कला करेंगे, चित्रकारी करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को रंग, कलर्स और कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तीसरा, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, यानी हर बच्चे की अलग अलग विशेषता है, हर बच्चे की अलग अलग सोच है, तो उसको उसके अनुसार ही विशिष्ट सोच जो विशेषताएं हैं उनको मान्यता देनी चाहिए। और विशेषता की बजाय अनुभव को प्रमुखता, यानी उनके अर्थात अनुभवजन्य अधिगम को महत्व दिया जाए, यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको ज़्यादा, यानी वो जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हैं, ज़्यादा उनको अनुभव हो रहा है, आप उस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ज़्यादा प्रमुखता दें, बजाय कि वो क्या विशेषता उसमें है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, अपने हिसाब से उसको नहीं चलाना है, उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ध्यान देना है। यानी वो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर कर के सीखे। अनुभव, जब वो कोई चीज़ करेगा, जैसे कोई बच्चा को आपने कोई खिलौना दिया, पज़ल दिया फॉर एग्जांपल, वो पज़ल बनाएगा, वो तभी सीखेगा कि हाँ ये पज़ल यहाँ पे लगेगा, ये ब्लॉक यहाँ पे लगेगा। तो वो उस तरीके से उसे अनुभव, अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने अनुभव से सीखेगा। तो आप उसको ज़्यादा इस चीज़ पर हमें हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अपने अनुभव से खुद ही वो चीज़ सीखे। अगले, अगर हम सिद्धांत की बात करें, अगले मार्गदर्शी सिद्धांत की, तो उसमें दैनिक नित्य चर्चा में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव, यानी हर दिन वो जो कुछ अच्छी जानकारी उनको दें और कुछ नई चुनौतियां दें जिससे वो और अच्छी तरीके से सीखें। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातचीत उनके बीच में हो, अच्छी दोनों तरीके की बातचीत हो। उसके अलावा पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल, यानी पाठ विषयक से मतलब जो आपके बुक किताबों में होते हैं वो, यानी किताबों से भी कुछ ज्ञान सीखें। और उसके अलावा संस्कृति, यानी उनको उनके कल्चर से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें सिखाई जाएं,
जैसे उनको 15 अगस्त सेलिब्रेट कराएं, उनको 2 अक्टूबर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे वहाँ जो विशेष पर्व मनाए जाते हैं, वो उनको उन सब चीज़ों के बारे में भी, संस्कृति के बारे में भी ज्ञान दें। तो ये सारे सिद्धांत कोई भी अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए कोई संस्थान है, क्रैश है, डे केयर सेंटर है या कोई प्री स्कूल है, उसमें ये सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाए ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा 3 सिद्धांत और हैं, जैसे स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग, यानी जो आपके आसपास लोकल में मार्केट में मिलते हैं उन सामग्रियों का, उस ज्ञान का हम उपयोग करें। उसके अलावा विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन तथा अनेकता, यानी उनके विकास के अनुसार ही हम तरीके यूज़ करें, उसमें अनेकता लाएं, यानी अलग अलग चीज़ें डालें ताकि वो अलग अलग तरीक़ों से सीखें। और इसके अलावा स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतें, यानी बच्चों को स्वास्थ्य से रिलेटेड उनके अच्छी आदतें भी उनको सिखाई जाएं ताकि वो अच्छा सीखें, स्वस्थ रहें। तो ये सारे आपने देखा तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी टोटल 10 सिद्धांत पढ़े जो हमें किसने दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 में ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रकाशन में दिए गए हैं ये 10 तरीके के सिद्धांत। आप देखेंगे 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये 8 9 10, यानी ये 10 सिद्धांत हैं जो हमें पढ़ने हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि NCF ने क्या सिद्धांत दिए थे प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए। तो आपको ये 10 सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की जाती है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा जो हमने इसमें पढ़ा वो आप लोगों को एक बार शॉर्ट में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, 1 से 8 साल तक की उम्र होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था क्यों ज़रूरी है। हमने पढ़ा डे केयर क्या होता है, क्रैश क्या होता है, प्री स्कूल क्या होते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल क्या होते हैं, आंगनबाड़ी जो सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए जो केंद्र चलाएं सरकार की तरफ से, आंगनबाड़ी हैं। उसके अलावा हमने पढ़े सिद्धांत जो है NCERT ने क्या सिद्धांत दिए। अभी हमने इससे पहले पढ़े ये जो हमने 10 सिद्धांत पढ़े हैं NCF के, वो सिद्धांत क्या हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा शैशवावस्था क्या है, हमने पढ़ा टॉडलर किसे कहते हैं, डे केयर और शिशु केंद्र या क्रैच में क्या होता है, वैकल्पिक देखरेख क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो सीखने की अवस्था है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें महत्व पढ़ा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, वैकल्पिक देखरेख क्या होती है ये पढ़ा है, प्री स्कूल क्या है, डे केयर शिशु केंद्र क्या है, शैशवावस्था क्या है, मॉन्टेसरी स्कूल क्या है, टॉडलर्स क्या होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार NCF के अनुसार 2005 में क्या क्या 10 सिद्धांत हमने पढ़े हैं। देखभाल क्या होती है, और इसके अलावा अनुकूल परिवेश बच्चों को देना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको पूछा जाए बच्चों के लिए शैक्षिक और देखभाल की व्यवस्थाओं के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो आप कोई भी इन दोनों में से एक लिख सकते हैं। जो हमने ऊपर पढ़े ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF के द्वारा क्या सिद्धांत दिए गए हैं, तो वो आपको ये 10 सिद्धांत जो हमने पढ़े वो देखने हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में जीविका के लिए क्या क्या, यानी आप आगे जाके इनमें क्या करियर बना सकते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है, आपने देखा प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हमारे आसपास की दुनिया और सामाजिक संबंध है उनको समझने में वो अलग अलग उनके तरीके होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। उनका प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों की देखभाल है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनका आगे विकास अच्छी तरीके से हो सके। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, घर में देखभाल कर्ता की ज़रूरत है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में करियर कितना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, यानी आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप इस क्षेत्र में प्रारंभिक बाल्यावस्था, जैसे अगर आप अपना डे केयर सेंटर खोलना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना क्रैश खोलते हैं, क्योंकि आजकल जो देखा होगा अपने शहरों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कई माँ बाप जो नौकरी करते हैं वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बच्चे को देखभाल के लिए कोई ना कोई मिल जाए। तो उसके लिए बच्चों आपको ये सिद्धांत जानना बहुत ज़रूरी है और ये उत्तरदायित्व जानना ज़रूरी है कि क्या क्या काम वो एक प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो देखभाल कर रहा है, जो वैकल्पिक देख रेख कर रहा है, उस व्यक्ति में क्या क्या, उस व्यक्ति के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, या इस व्यवसाय में क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व्यावसायिक अपने बच्चों के अतिरिक्त अपनी संस्था में आने वाले दूसरे बच्चों के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी अगर आपने कोई देखभाल केंद्र खोला है, व्यवसाय इस क्षेत्र में किया है, तो आपको अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चों के लिए भी आप उत्तरदायी हैं। जो माँ बाप वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं देखभाल के लिए, आप उनकी देखभाल के लिए उत्तरदायित्व हैं। उसके अलावा व्यावसायिक रूप में किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप उनके काम का भाग होते हैं और उसके लिए औपचारिक पहचान मिलती है। बाल शिक्षक और देखभाल करने वालों पर उन बच्चों की देखभाल का दायित्व होता है जो उनकी संतान नहीं होते हैं। तो बच्चों को परिवार के सदस्यों के बड़े वयस्क जनों के समूह की भी उन पर जिम्मेदारी होती है जिनकी वो देखभाल करते हैं, यानी उन्हें एक बड़े की तरह उन बच्चों की देखभाल करनी होती है। उसके अलावा उनके ऊपर एक बेहतर समाज की भी जिम्मेदारी होती है। जिस संस्थान में वो काम करते हैं उस संस्थान की ज़िम्मेदारी भी उनकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी डे केयर में कोई शिक्षक है या कोई टीचर वहाँ पे जो ऐसे डे केयर सेंटर या क्रैश में काम करती है, तो उनकी ज़िम्मेदारी उस संस्थान के प्रति भी होती है। उसके अलावा बच्चों के कल्याण, उनके अधिगम के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए उनको, उन शिक्षक व्यवसायियों को उनकी ज़रूरतों और चुनौतियों की जानकारी और ज्ञान होना चाहिए जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए अवसर प्रदान कर सके। यानी वो उन बच्चों की देखभाल करते हैं तो उन्हें उन बच्चों के जो ज़रूरतें हैं और चुनौती हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए ताकि वो उनको और हेल्प कर सकें। तो अगर हम देखेंगे तो जो छोटे बच्चों के शिक्षक या देखभाल करता है उनको नई चीज़ें सीखने, अनुभव करने और बच्चों के साथ कई सारी चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान होता है। तो उनको भी बच्चों का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए और उनको उन बच्चों के अनुसार ही अपने आप को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, अगर कोई छोटा आपने कोई इस तरीके का संस्थान खोला है और आप काफ़ी सारे बच्चों की, दूसरे व्यक्तियों के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या आपको उन बच्चों को देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए जिससे वो आपके साथ साथ वो भी बच्चे भी कुछ नया सीखें। अगर कोई व्यक्ति जिसको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, तो वो बच्चों के बीच रह के क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उन बच्चों को नुकसान होगा क्योंकि वो दायित्व उसके ऊपर है उन बच्चों के लिए, तो वो उसके लिए ज़िम्मेदार है, वो उसका उत्तरदायित्व है। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं वो इस व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर काफ़ी पेशेंस हो, हम बच्चों की सवालों का जवाब दे सकें, उनके साथ खेल सकें, उनके विकास में, उनके हर तरीके के काम में, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने खेल से ही विकास करता है, खेल करके ही सारी चीज़ें सीखता है। तो हम उनके साथ अच्छी तरीके से समय बिता सकें। तो एक शिक्षक को सृजनात्मक होना चाहिए ताकि वो बच्चों के सृजनात्मक को विकसित करने में भी सहायक हो सके। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लिए भी वो आसान और आनंददायक हो, इतना आप इंजॉय कर सके जितना कि बच्चा इंजॉय करता है। तो इसके लिए कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल, जिसको बच्चों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या जिसे बहुत गुस्सा आता है, या जो बिल्कुल भी, जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। तो हमें यानी
इस क्षेत्र में आवश्यक कौशल की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें बच्चों और उनके विकास में रुचि हो। उसके अलावा हम उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में हमें पता हो, बच्चों से बातचीत करने की क्षमता हमारे अंदर हो, प्रेरणा हो। उसी क्षेत्र में हम बच्चों के रचनात्मक और रोचक गतिविधियों के लिए भी हमारे अंदर कौशल हो। हमें पता हो कि हमें बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। उसके अलावा कहानी सुनाने, खोजबीन करने और सामाजिक अंतःक्रिया जैसे कार्यों के लिए हमारे अंदर उत्साह हो। क्योंकि जो आदमी जिसे ना कहानी सुनाना पसंद है, ना बच्चों से बात करना पसंद है, तो ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में बिल्कुल भी व्यवसाय नहीं कर पाएगा। यानी हमें इस क्षेत्र के लिए ये सारे कौशल हमारे अंदर होने चाहिए। हम बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें अच्छे से, हमारे उसके उत्तरों का उत्तर देने के लिए बच्चों की इच्छा और रुचि हो। हमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की शक्ति हो। ये ना हो कि हम बच्चों में अंतर कर रहे हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, वो बच्चा बुरा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। यानी काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रियता भी होनी चाहिए। इतना क्योंकि बच्चों के साथ बहुत दौड़ना भागना पड़ता है, उनके पीछे लगना पड़ता है, तो एक तो पेशेंस भी होना चाहिए, प्लस हमारे अंदर इतनी पावर एनर्जी भी होनी चाहिए कि हम उनकी शारीरिक गतिविधि जो अपनी शारीरिक गतिविधियों से सक्रिय हों, एक्टिव हों। ऐसा ना हो कि बहुत आलसी हैं और बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, हम बच्चों के लिए करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारे जो कौशल हैं ये एक व्यक्ति के अंदर अगर हैं तो वो इस व्यवसाय के लिए सूटेबल है, यानी वो ये व्यवसाय, ये बिज़नेस कर सकता है। तो उसके अलावा आप देखेंगे इसमें क्या क्या करियर हो सकता है। देखो, हमने पढ़े कई बाल वैज्ञानिक, आपने जीन पियाजे पढ़ा होगा, फ्रूड पढ़ा होगा, तो ये सारे जो बाल मनोवैज्ञानिक थे, यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हम इन्हें कहते हैं। साइकोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी आप आगे जा कर के अगर इस क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं चाइल्ड बच्चों के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं। आगे जाके आप साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, बाल मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, उसकी स्नातक की उपाधि लेके, ग्रेजुएशन करके उसमें। उसके अलावा कई चाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, आप प्रशासनिक स्तर पे भी जा सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, डे केयर सेंटर, क्रैश खोल सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, शिक्षा टीचर भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके जब अगर इस क्षेत्र में आपको कोई रुचि है तो आप, बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं चाइल्ड एजुकेशन के फील्ड में जो आप आगे 12th के बाद ले सकते हैं और इस क्षेत्र में आप जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप एक स्कूल टीचर बन सकते हैं, देखभाल कार्यकर्ता हो सकते हैं, डे केयर सेंटर खोल सकते हैं। कार्यक्रमों में, कई बच्चों में आपने देखा होगा कार्यक्रम होते हैं, उन बच्चों के सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अभियान चलाती हैं, जैसे हमने पढ़ा ICDS है, सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं, तो आप आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्य कर सकते हैं। कई सरकार की तरफ से भी बाल देखरेख केंद्र हो सकते हैं, वहाँ बाल शिक्षा संबंधी कार्यक्रम होते हैं, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, आप वो प्रारंभ कर सकते हैं। और छोटे बच्चों से शिक्षा संबंधी संस्थान खोल सकते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल खोल सकते हैं। कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, प्रशिक्षण संस्थान भी कर सकते हैं, NGO भी चला सकते हैं अपनी, जो कई काफ़ी बच्चों की मदद करते हैं। अन्य ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी जीविका के अवसर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जीविकाओं के अवसर दिए हुए हैं, क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं डे केयर और छोटे बच्चों के लिए, सरकारी गैर सरकारी, पिकनिक क्रियाकलाप। आप ऐसे कुछ शिविर बना सकते हैं, पूर्व शिक्षा केंद्र शुरू कर सकते हैं और इसमें आप MSc BSc या कोई डिप्लोमा करके आगे PhD भी कर सकते हैं। यानी आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं आगे PhD करके, जो केवल बच्चों के लिए या फिर पेरेंटिंग, माँ बाप को कई आजकल आपने देखा होगा सलाह देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे आपको कई सारी जीविका करियर के ऑप्शन मिलते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, वो आपको दिए जाएंगे और इसका क्विज़ होगा, तो आपको वो क्विज़ भी अटेम्प्ट करना है। उसके आपको मार्क्स उस क्विज़ के हैं। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेना है और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया, वो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी।
तो आप इस चैप्टर को समझिए और अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़िए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आपको कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी है, तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी इंटरनेट में इससे रिलेटेड, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन केयर से। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी हम यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ऑल दी बेस्ट बच्चों, अच्छे से इस चैप्टर को समझो और पढ़ो।